नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और आज आपके सामने फिर से यहां पे एक कंप्यूटर का लेक्चर लेकर आ रहे हैं। साथियों, इससे पहले हम और भी लेक्चर्स यहां पे करा चुके हैं और वो बहुत ही बेसिक लेवल पर हमने यहां पे किए थे और ये भी बेसिक लेवल का ही यहां पे लेक्चर है। इससे आपके बेसिक के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे यहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो इसको पढ़ते हैं आज। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। पीढ़ियाँ आप जानते ही होंगे, जैसे कि हमारी पीढ़ियाँ होती हैं, जनरेशन्स होती हैं। पहले हमारे बाप दादा थे, उनके बाद हमारे पापा आए, पापा मम्मी आए, उसके बाद हम आए, उसके बाद हमारे बच्चे आएंगे, उसके बाद हमारे बच्चों के बच्चे आएंगे। तो इस तरह से ये जनरेशन चलती रहती हैं। उसी तरह से ये जनरेशन कंप्यूटर के अंदर भी चली। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप अगर सोच रहे हो कि कंप्यूटर जैसा अब है, ऐसा ही एकदम बन गया होगा, ऐसा एकदम नहीं बना था। ये पहले बहुत छोटा था, उसके बाद थोड़ा सा इसमें और कुछ फंक्शंस आए, उसके बाद कुछ और फंक्शंस आए, उसके बाद कुछ और फंक्शंस आए और धीरे धीरे ये बड़ा होता चला गया। तो इनकी पीढ़ियों को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो पीढ़ी थी यानी कि सबसे पहली जो जनरेशन थी, फर्स्ट पीढ़ी यानी कि पहली जनरेशन 1942 से लेकर 1955 तक की जो थी वो फर्स्ट पीढ़ी थी। यानी कि 1942 से लेकर 55 तक जो भी कंप्यूटर के अंदर इन्वेंशन हुए, जो भी काम हुए, वो किस पीढ़ी में आएंगे? वो सारे के सारे आएंगे आपके फर्स्ट जनरेशन की पीढ़ी में। दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन जब पीढ़ी आई थी कंप्यूटर की तो लोगों को ऐसा लगने लगा था कि भाई वाह, कंप्यूटर कितना अच्छा है, कितनी अच्छी मशीन है कि अपने आप जमा घटा गुना भाग कर देती है। तो पहली जनरेशन जब आई थी तो लोगों में खुशी की एक लहर दौड़ी थी कि कंप्यूटर भी कोई चीज़ ऐसी होती है जो अपने आप जमा घटा गुना भाग हिसाब किताब कर देती है। उसके बाद साथ ही जो फर्स्ट जनरेशन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी जिससे हम उसको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। देखिए, उसके अंदर निर्वात ट्यूब से काम किया जाता था, जिसको हम इंग्लिश में वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी ट्यूब होती थी कंप्यूटर के अंदर, उसे हम निर्वात ट्यूब कहते थे, जिसको इंग्लिश में वैक्यूम ट्यूब भी कहा जाता था। तो इनका प्रयोग यहाँ पे किया जाता था कंप्यूटर के अंदर, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। उसके बाद साथियों, ये महंगे होते थे। अब ये महंगे कैसे होंगे? आप ये कह रहे होंगे कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, थोड़े से फंक्शंस होंगे उसके अंदर, फिर भी वो महंगे कैसे हैं? वो महंगे इसलिए होते थे, देखिए, उसमें एसी चाहिए होती थी, एक बड़ा रूम होता था जिसमें चलाना पड़ता था उस कंप्यूटर को। यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उनको एक बहुत बड़े कमरे में सेट किया जाता था और वहाँ उस कमरे के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स को जलाया जाता था। यानी कि जो निर्वात ट्यूब थी वो बहुत बड़ी बड़ी ट्यूब होती थी। उनको जो बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी, जैसे कि आप मान के चलो आपके घरों में बड़ी बड़ी ट्यूब्स को जोड़ दिया जाए या फिर बड़ी बड़ी लाइटों को जोड़ दिया जाए, जला दिया जाए, तो आपके घर में गर्मी बढ़ जाएगी, यानी कि हीट पैदा होगी, उत्पन्न होगी। तो उसी तरह से जो एक कमरा था, जिस कमरे के अंदर इस कंप्यूटर को लगाया जाता था, पूरा एक बड़ा कमरा होता था। तो कमरा बहुत बड़ा होना चाहिए था, ये इसलिए महंगा था, पहला नंबर। तो दूसरा, उस कमरे के अंदर जैसे वैक्यूम ट्यूब जलाई जाती थी तो वो कमरा बहुत ही ज़्यादा हीट में तब्दील हो जाता था, यानी कि गर्म हो जाता था। फिर क्या किया जाता था साथियों? फिर उस कमरे को ठंडा करने के लिए उस कमरे के अंदर एसी लगाई जाती थी और एसी का आपको पता ही है बहुत महंगी होती थी उस ज़माने में। तो इसलिए ये कंप्यूटर यहाँ पे महंगा साबित होता था। यानी कि पहले इसके अंदर हीटिंग वैक्यूम ट्यूब के प्रयोग से कमरा गर्म हो जाता था और जब कमरे को ठंडा किया जाता था तो इसमें एसी का प्रयोग किया जाता था। उससे क्या होता था? उससे बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता था। उसके बाद साथियों, स्टोरेज के लिए इसके अंदर मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया। आपने मैग्नेटिक ड्रम को देखा भी होगा। मैग्नेटिक ड्रम होता है, उसके अंदर स्टोरेज की जाती है। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद अगला पॉइंट है साथियों, ये जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर निकाल कर लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इनको अच्छी तरह से आप याद करिएगा, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है अगला। इसमें सबसे पहली जो जनरेशन थी उसमें IBM कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। देखिए, सबसे पहले IBM नाम का एक कंप्यूटर ही था, लेकिन आज के टाइम पे IBM नाम की एक कंपनी बन गई है। इससे पहले कंपनी नहीं थी, सिर्फ कंप्यूटर का नाम IBM था, लेकिन अब उसी नाम पर एक कंपनी बना दी गई है। उसके बाद साथियों, IBM की फुल फॉर्म पूछी गई थी एक बार। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM की फुल फॉर्म होती है। तो सबसे पहले जो जनरेशन थी उसके अंदर IBM कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। उसके बाद
यूनिवैक फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। जो यूनिवैक थे कंप्यूटर वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। साथियों उसके बाद इन कंप्यूटर के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, जो कि सब कोई नहीं चला सकता था, कंप्यूटर ही उनको रन किया करते थे, हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, इन लैंग्वेजेस का वहाँ पे प्रयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। अब करते हैं सेकेंड जनरेशन। तो साथियों अब करते हैं द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो सेकंड जनरेशन थी कंप्यूटर की, सेकंड जनरेशन थी कब से कब तक 1955 से लेकर 1964 तक। 1955 से लेकर 1964 तक जितने भी कंप्यूटर में इन्वेंशन हुए यानी जितने भी आविष्कार हुए वो सब किस में आएंगे, वो आएंगे आपके सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहला था ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया इसके अंदर। इसके अंदर किसका प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर को किसने बनाया था, साकले ने बनाया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना। उसके बाद जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं जर्मेनियम के। जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो जर्मेनियम के बने होते हैं। और जो जर्मेनियम होता है वो क्या होता है साथियों, जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं यानी कि सेमीकंडक्टर होते हैं जो जर्मेनियम होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको नोट करना है। उसके बाद सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या होने लगा, जो स्टोरेज के लिए जो व्यवस्था की गई वो किस में की गई, वो की गई मैग्नेटिक कोर में। यानी कि सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें स्टोरेज के लिए किसका यूज़ किया गया, मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया गया। उसके बाद इसमें लैंग्वेज कौन सी प्रयोग होगी, तो साथियों जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके अंदर तो हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या होने लगा, हम हाई लेवल तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, उसके साथ कोबोल भी इसमें यूज़ करने लगे, फोर्ट्रान भी इसके अंदर यूज़ करने लगे। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूला, और ट्रान की मतलब होती है ट्रांसलेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आपको नोट करना है। तो साथियों फोर्ट्रान की, कोबोल की और हाई लेवल लैंग्वेज का यहाँ पे प्रयोग होने लगा किसके अंदर, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों के अंदर। उसके बाद अगला पॉइंट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहला कंप्यूटर बना, जो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम था वो फोर्ट्रान था। साथियों ये मैंने इससे पहले वीडियो में भी लिख दिया था, यहाँ पे भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किस, तो पहला जो कंप्यूटर प्रोग्राम था वो फोर्ट्रान भाषा में बनाया गया था, फोर्ट्रान लैंग्वेज में बनाया गया था। और फोर्ट्रान की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को आपको लिखना होगा। लिखोगे नहीं तो आपके याद नहीं होगा, और याद नहीं करोगे तो एग्जाम में इन पॉइंट्स को कैसे करके आओगे। तो आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, बहुत ही ज़रूरी हैं। अब करते हैं थर्ड जनरेशन। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कब से कब तक थी साथियों, थर्ड जनरेशन थी 1965 से लेकर 1974। 1965 से लेकर 1974 तक का जो टाइम पीरियड था वो थी आपकी थर्ड जनरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन सेकंड और थर्ड जनरेशन में से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपको अच्छी तरह से इन पॉइंट्स को याद कर लेना है और लिख लेना है। उसके बाद साथियों 1965 से लेकर 1974 तक थर्ड जनरेशन थी, और इसके अंदर चीज़ें क्या थी, इसमें आईसी सर्किट का प्रयोग किया गया। आईसी सर्किट का इसके अंदर प्रयोग किया गया। आईसी सर्किट की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो आईसी सर्किट है ये बनाया किसने था, ये बनाया था जेएस किल्बी ने। तो साथियों जेएस किल्बी ने इस सर्किट को बनाया था, और इस जनरेशन के अंदर आईसी सर्किट का प्रयोग होने लगा था। और साथियों आईसी सर्किट की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आईसी सर्किट सिलिकॉन की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आईसी सर्किट सिलिकॉन की बनी होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद स्टोरेज के लिए इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। किसके अंदर, थर्ड जनरेशन के अंदर स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। मैग्नेटिक डिस्क का मतलब है जैसे कि हार्ड डिस्क है, उसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, इस तरह का प्रयोग यहाँ पे किया जाने लगा। उसके बाद इसके अंदर रिमोट प्रोसेसिंग सिस्टम था, टाइम शेयरिंग सिस्टम था, यानी कि एक टाइम पे कई कई जगह चलना। तो टाइम शेयरिंग का इसके अंदर सिस्टम था, टाइम के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को चलाना। उसके बाद यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग
किया गया। साथियों मल्टी प्रोग्रामिंग से आप क्या जानते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे कि आप कंप्यूटर चलाते हैं और कंप्यूटर के अंदर आपने मान के चलिए वर्ड को भी खोला हुआ है, एक्सेल को भी खोला हुआ है और आप पेंट पे भी काम कर रहे हो। उसके साथ ही आप मान के चलो आपको कोई प्रिंट कमांड देनी है तो प्रिंट कमांड भी तुरंत ही दे दी है। यानी कि एक ही साथ में कई प्रोग्राम्स को चलाना, कई कमांड्स को देना क्या कहलाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके अंदर हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते थे, यानी कि एक समय पर कई प्रोग्राम हम यहाँ पे चला सकते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड जनरेशन जो है इसके सारे पॉइंट्स को आपको याद कर लेना है। सबसे पहले इसमें आईसी सर्किट आ गई। आईसी सर्किट का फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। जेएस किल्बी ने आईसी सर्किट को बनाया है। आईसी सर्किट सिलिकॉन की बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद इसके अंदर स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। रिमोट प्रोसेसिंग इसके अंदर चलने लगा सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम का इसके अंदर यूज किया गया और यहाँ मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया गया। अब करते हैं चतुर्थ पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन का क्वेश्चन। अब करते हैं चतुर्थ पीढ़ी। साथियों चतुर्थ जो पीढ़ी थी यानी कि फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर की थी वो थी 1975 से लेकर और अब तक। जो अब तक चली हुई है वो फोर्थ जनरेशन चली हुई है और फिफ्थ जनरेशन भी इसी में आती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इसके बाद। तो 1975 से लेकर अब तक जो चली थी वो फोर्थ जनरेशन चली थी। अब साथियों इसके अंदर क्या काम था? यहाँ आईसी चिप का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया, यानी कि बहुत भारी मात्रा में इस कंप्यूटर के अंदर आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद स्टोरेज के लिए क्या फैसिलिटी की गई? यहाँ पे स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। थर्ड जनरेशन में भी मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था और यहाँ पे भी मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा, जैसे कि हार्ड डिस्क है आपकी। उसके बाद इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा। जो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा। उसके बाद इस पीढ़ी में मिनी कंप्यूटर आए, यानी कि जो मिनी कंप्यूटर आपने सुना होगा, छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं, वो किस पीढ़ी में आए थे? वो आपकी फोर्थ जनरेशन यानी कि चतुर्थ पीढ़ी में ही आए थे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद अब बारी आती है कि लैंग्वेज इसमें कौन सी यूज हुई। तो इसके अंदर लैंग्वेज बहुत सारी आ गई, जैसे कि सी है, C++ है, जावा है, C# है। बहुत सारी लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों में आने लगी। तो ये था आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी। 1975 से लेकर अब तक जो भी पीरियड चला हुआ है ये आपका फोर्थ जनरेशन के अंदर आएगा। तो आपको ध्यान रखना साथियों, ये आपको पॉइंट्स याद करने हैं। अब करते हैं फिफ्थ जनरेशन, थोड़ी सी उसमें भी कर लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड जनरेशन और सेकंड जनरेशन में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन सेम है, एक जैसी हैं। तो अब करते हैं फिफ्थ। अब बारी आती है पंचम पीढ़ी। पंचम पीढ़ी यानी कि फिफ्थ जनरेशन। साथियों जो पंचम पीढ़ी है वो एट प्रेजेंट यानी कि जो वर्तमान समय में जो अभी जो चली हुई है कंप्यूटर की जनरेशन वो पंचम पीढ़ी है। और जो फोर्थ जनरेशन थी यानी कि अभी अभी जो बंद हुई है अब से पहले वो फोर्थ जनरेशन थी। और जो अभी चली हुई है वो क्या है? पंचम पीढ़ी यानी कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद साथियों फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आने लगी? इसके अंदर स्टोरेज के लिए क्या व्यवस्था की गई? इसके अंदर स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया। ऑप्टिकल डिस्क को हिंदी में कहते हैं प्रकाशीय डिस्क। प्रकाशीय डिस्क का प्रयोग पंचम पीढ़ी के अंदर किया जाने लगा। उसके बाद इसके अंदर ईमेल का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा। साथियों ईमेल का प्रयोग पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों में बड़े पैमाने पर ईमेल का प्रयोग होने लगा। उसके बाद www वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग भी पंचम पीढ़ी के अंदर ज़्यादा बड़े पैमाने पर होने लगा। उसके बाद क्या है? इंटरनेट का प्रयोग होने लगा, क्योंकि इससे पहले इंटरनेट चलता तो था लेकिन बहुत ही कम चलता था, बहुत ही कम यूज़ करते थे इंटरनेट को। लेकिन जब पंचम पीढ़ी कंप्यूटर की आई तो उसमें इंटरनेट का बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे यूज़ होने लगा। उसके बाद बारी आती है साथियों आईसी चिप का प्रयोग बहुत ही बड़े यानी कि वेरी वेरी लार्ज स्केल पर आईसी चिप का यहाँ पे प्रयोग होने लगा। आईसी चिप का तो पहले भी प्रयोग होता था लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पर, पैमाने पर आईसी चिप का प्रयोग इन कंप्यूटरों के अंदर होने लगा। और साथियों
फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन सेम है, एक जैसी हैं। इनमें से प्रश्न नहीं आता है, मोस्टली नहीं पूछते हैं। प्रश्न पूछा जाता है आपका सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के अंदर से। तो फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के अंदर से प्रश्न बनने का चांस बहुत कम होता है। तो इसलिए इनको आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ जरूर लेना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में क्या क्या होता है। उससे आगे कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको और में करते हैं और उनको और करते हैं यहाँ पे। तो पॉइंट्स को और करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए साथियों। अब करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कई बार पूछ लिया जाता है और आपको पता नहीं होता है, वहाँ पे आप 2 नंबर गवा के आ जाते हो। तो इनको देख लेते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है इसके अंदर। सबसे पहले देखते हैं वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद गूगल। गूगल को साथियों इसके बारे में वैसे बताते हैं, गूगल बनाया था 1996 में। किसने बनाया था? लैरी पेज ने, जो अमेरिका का था, और इसके साथ थे सर्जे ब्रिज, जो कि रसिया यानी कि रूस का था। ये दोनों एक साथ पढ़ते थे कॉलेज के अंदर, एक यूनिवर्सिटी में, और इन दोनों ने किसका आविष्कार किया था? गूगल का, यानी कि गूगल इन दोनों ने बनाया था। एक तो लैरी पेज और एक सर्जे ब्रिज। उसके बाद बारी आती है साथियों जो गूगल का प्रेजेंट, जो वर्तमान सीईओ है। वर्तमान सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूं। वर्तमान जो सीईओ है गूगल का वो सुंदर पिचाई है। उसके बाद www. जो www होता है, इसकी होती है फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको। इसको किसने बनाया था? टिम्स बर्नर्स-ली ने बनाया था। टिम्स बर्नर्स-ली ने www को बनाया था। उसके बाद साथियों फेसबुक, जो आप फेसबुक चलाते हो फ़ोन के ऊपर रात दिन, फेसबुक को किसने बनाया था? मार्क जुकरबर्ग ने। मार्क जुकरबर्ग ने आपका फेसबुक बनाया था। और जैसा कि आपको पता होगा, फेसबुक ने अब फिलहाल जो आपका व्हाट्सएप है उसको भी खरीद लिया है। व्हाट्सएप पे भी फेसबुक को लिखा आता है। उसके बाद बारी आती है मॉडम। मॉडम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडम का मतलब क्या होता है साथियों? जो आपके पास जो सिग्नल्स आते हैं, जो आपके पास सिग्नल्स आते हैं उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और जो उसमें आते हैं आपके एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको डिजिटल सिग्नल में यूज़ करता है, परिवर्तित करता है, और जो डिजिटल सिग्नल आपके पास आते हैं उनको एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। कौन? आपका मॉडम। यानी कि देखिए मैं इसको बोल कर देता हूँ, डिजिटल को तो एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में। यानी कि अगर आपके पास डिजिटल सिग्नल आएंगे तो उनको तो कन्वर्ट करेगा एनालॉग में, और अगर आपके पास एनालॉग सिग्नल आएंगे तो उनको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल में। यानी कि सिग्नल्स को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? मॉडम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। उसके बाद साथियों बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है केबीपीएस। केबीपीएस क्या होता है? इसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। देखिए केबीपीएस की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट पर सेकंड। अब इसमें आपको थोड़ा सा ये देखना, जहाँ पे अगर बड़ी बी हो केबीपीएस में, उसको कहेंगे किलोबाइट पर सेकंड। अगर कहीं पे छोटी बी हो केबीपीएस के अंदर तो उसे कहेंगे हम किलोबिट पर सेकंड। दोबारा से ध्यान देना, इस पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कराते हैं। जहाँ पे केबीपीएस के अंदर बी बड़ी हो वहाँ पे तो बोलेंगे किलोबाइट पर सेकंड, और जहाँ पे केबीपीएस के अंदर बी छोटी हो तो वहाँ पे बोलेंगे किलोबिट पर सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं लेकर आया हूँ। उसके बाद एक चीज़ और है, एल्गोल। एल्गोल की ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार। एल्गोल की फुल फॉर्म होती है एल्गोरिथम लैंग्वेज। एल्गोरिथम लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई अगर यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस से कर रहा है तो मेरे चैनल पर जा सकता है। मेरा अलग से एक चैनल है जिसका नाम है नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस। और साथियों प्रकाश सर जी के ग्रुप चैनल पर हम रोज़ यहाँ पे कंप्यूटर का सिलेबस लेकर आते हैं, और सारा कंप्यूटर बड़ी इजी लैंग्वेज में बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे हम करवाने की कोशिश करेंगे। आप करते रहिए, लगातार वीडियोज़ को देखते रहिए। आपके ये वीडियोज़ बहुत अच्छी तरह से काम आने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हो सके तो प्रकाश सर जी के ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।